सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। टॉपिक कल लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे पार्ट नंबर 6, जिसका नाम है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम, जिसके बारे में काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया था। लीवर से बाहर बाइल को ले जाने वाले सिस्टम को अपन एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। लीवर से बाहर आगे चल के पेनक्रियास से जुड़कर एम्पुला वेटर का निर्माण होता है, जिससे सारे के सारे जूस ड्यूडिनम के अंदर पुट डाउन कर दिए जाते हैं। क्या क्या पढ़ा अपन ने उसमें, तो शायद यही चीजें पढ़ी। लीवर के राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों आपस में मिलेंगी तो कॉमन हेपेटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट, ये दोनों का मिलन होगा तो कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट आगे चलकर ज्वाइन करेगी पेनक्रियास से निकलने वाली पेनक्रिएटिक डक्ट को, निर्माण होगा कॉमन हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट। इसका आगे वाला पार्ट वाइड हो जाएगा जो ड्यूडिनम में खुल जाएगा, जिसको बोलेंगे अपन एम्पुला ऑफ वेटर, और साथ के अंदर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इसको गार्ड करने का काम करती है, जो स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती। कल अपन डिस्कस कर रहे थे कि जब भी किसी इंसान को पेनक्रिएटाइटिस का एपिसोड आता है, जो कि एक जानलेवा बीमारी है, उसका कारण होता है कि बिलियरी सिस्टम पर किसी भी तरह का दबाव हो और यहां से कोई ड्यूडिनम का एंजाइम रिफ्लेक्स होकर यहां पहुंच जाए तो इसका ऑटो डाइजेशन होने लग जाता है, जिससे इंसान में पेनक्रिएटाइटिस हो जाता है, जिसका मेन कारण अल्कोहल होता है। दूसरा, गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है। यदि इंसान अल्कोहल नहीं ले रहा और गॉल ब्लैडर में स्टोन भी सोनोग्राफी में पकड़ में नहीं आ रहा, तो अपन एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसका नाम है ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कॉल एंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। इस ERCP का उद्देश्य होता है कि ओरल कैविटी के द्वारा अपन एंडोस्कोप को इंसर्ट करते हुए स्टोमक से होते हुए ड्यूडिनम, उसके बाद विजुअलाइजेशन करते हैं अपन पेनक्रिएटिक डक्ट का, कॉमन हेपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट का, कॉमन बाइल डक्ट का, सिस्टिक डक्ट का, कॉमन हेपेटिक डक्ट का। इन सभी का विजुअलाइजेशन इस पर्टिकुलर पार्ट से हो जाता है। तो यहां पर मैंने आपको एक पार्ट बता दिया था, एक इन्वेस्टिगेशन बता दिया था, दैट इज द ERCP। तो सबसे पहले ERCP की परिभाषा सुने आप। इट इज द एंडोस्कोपिक प्रोसीजर, it is the endoscopic procedure in which a endoscope has been inserted via mouth up to the duodenum, then it will be inserted to the biliary system for the visualization of common bile duct, pancreatic duct, pancreas, gallbladder, cystic duct and common hepatic duct। इन सारे के सारे डक्टल सिस्टम को विजुअलाइज करने के लिए ओरल कैविटी से कैथेटर डालकर उसको इस डक्टल सिस्टम में इंसर्ट करते हैं और सभी का विजुअलाइजेशन किया जाता है। दैट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इज नोन एज ERCP। ERCP में ट्रीटमेंट भी होता है कि यदि कोई स्टोन का टुकड़ा किसी भी डक्ट में मिले तो उसको वहां से निकाल लिया जाए। स्टोन का टुकड़ा यदि किसी भी डक्ट में मिले तो उसको वहां से निकाल लिया जाए। बोले तो डायग्नोसिस भी होगा इससे और साथ में ट्रीटमेंट भी होगा, यानी यह डायग्नोस्टिक टूल भी है और साथ में ट्रीटमेंट भी हो जाता है। एंडोस्कोप की सहायता से ही उसको बाहर निकाल लिया जाता है। कौन कौन सी कंडीशन में अपन ERCP को परफॉर्म करते हैं, ये बात बताना आपको बाकी है। कौन कौन सी कंडीशन में ERCP किया जाता है, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ ERCP। तो देखें, ERCP का एक इंडिकेशन तो हो गया, कल जो अपन ने डिस्कस किया था, इंसान को बार बार पेनक्रिएटाइटिस के एपिसोड आ रहे हैं, इंसान को बार बार पेनक्रिएटाइटिस के एपिसोड आ रहे हैं और वह अल्कोहल का इस्तेमाल भी नहीं करता है और सोनोग्राफी में गॉल ब्लैडर में स्टोन भी नहीं आ रहा है। तो अपन को ये तो मालूम है, चलो अल्कोहल तो नहीं लेता, परंतु इसके बिलियरी सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई रुकावट है, उसको विजुअलाइज करना जरूरी है, इसीलिए पेनक्रिएटाइटिस हो रहा है। तो एक तो पेनक्रिएटाइटिस में करेंगे। अब एक, यदि गॉल ब्लैडर
का क्लियरली विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, खासकर कॉमन बाइल डक्ट का। कॉमन बाइल डक्ट का तो देखें, गॉल ब्लेडर में यदि स्टोन हो तो उसका नाम है कोलीलिथियासिस। गॉल ब्लेडर में यदि स्टोन हो तो उसका नाम है कोलीलिथियासिस, और कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन हो तो उसका नाम है कोलिडोकोलीलिथियासिस। गॉल ब्लेडर में स्टोन है तो कोलीलिथियासिस, और यहां पर सीबीडी में स्टोन है तो कोलिडोकोलीलिथियासिस। इसके लिए भी अपन ईआरसीपी का इस्तेमाल करते हैं। अगला इंडिकेशन, एक इंसान है जिसको साल भर से जॉइंडिस है, 20 बार सोनोग्राफी हो गई, हर बार उसको जॉइंडिस आता है एलएफटी के अंदर, कारण समझ में नहीं आ रहा, सारे के सारे टेस्टिंग हो गए जो जॉइंडिस के हो सकते हैं, तो आखिर क्यों है इंसान को जॉइंडिस? इसका मतलब सोनोग्राफी में कुछ नहीं आ रहा, फिर भी उसको जॉइंडिस बना हुआ है, तो इसका मतलब बाइल या बिलीरुबिन कहीं ना कहीं आगे नहीं जा पा रहा, तो इसका मीनिंग है कहीं ना कहीं रुकावट है। तो 2, 4, 6 महीने, साल भर तक यदि किसी इंसान को जॉइंडिस हो और उस जॉइंडिस का कारण ही समझ में नहीं आए, ऐसे इंसान में किसी भी तरह की रुकावट का पता लगाने के लिए भी अपन कर सकते हैं ईआरसीपी। अगला इंडिकेशन की यदि अपन बात करें तो वो हो सकता है परसिस्टेंट जॉइंडिस। अगला इंडिकेशन हो सकता है परसिस्टेंट जॉइंडिस। दीज आर द इंडिकेशन ऑफ ईआरसीपी। तो आगे जब अपन डिसऑर्डर को पढ़ेंगे, मैं आपको गॉल ब्लेडर में स्टोन पढ़ाऊंगा, पेनक्रिएटाइटिस पढ़ाऊंगा, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन की अपन बात करेंगे, तो वहां पर जब डायग्नोस्टिक मेजर का नाम आएगा तो अपन क्लियरली ईआरसीपी लिख सकते हैं, क्योंकि ईआरसीपी के बारे में सारा कुछ मैंने आपको यहां पर बता दिया। तो ये आपका 6 नंबर का पार्ट कंप्लीट होता है। एक एक पार्ट को रिवाइज भी करेंगे अभी अपन। 6 नंबर का पार्ट कंप्लीट होता है जिसका नाम है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम। अब अपन नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं, दैट इज द क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अगला जो पार्ट है बोले तो पार्ट नंबर 7, जिसका नाम है क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी को कितने क्वाड्रेंट के अंदर बांटा जाता है? तो देखें, सिंगल लाइन से यदि अपन डिवाइड करें, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, परंतु 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल लाइन से डिवाइड करें तो टोटल 9 क्वाड्रेंट होते हैं। अब जो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि अपेंडिक्स की लोकेशन कहां पर होती। सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि अपेंडिक्स की लोकेशन कहां पर होती है, या फिर आता है कि मैकबर्नी पॉइंट कहां पर होता है। तो देखें, क्वाड्रेंट को सबसे पहले तो अपन समझें, ये अम्बलाइकल हो गया, ये अपन ने डिवाइड कर दिया, एक तो वर्टिकल लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। यहां पर अपन इसको डिवाइड करें तो टोटल कितने क्वाड्रेंट हो रहे हैं? 4। ये वाले तो राइट हो गए और ये वाले लेफ्ट हो गए। अब यहां पर कुछ ऑर्गन की लोकेशन का पता अपन को लगाना है, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, या ज्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको बताऊं, क्वाड्रेंट को यदि अपन डायग्राम की सहायता से देखें, यहां देख सकते हैं आप, 4 क्वाड्रेंट में अपन ने बांटा है। ये वाला क्वाड्रेंट होता है राइट अपर क्वाड्रेंट। ये जो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट है, इट इज द राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट। ये वाला है राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये वाला है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और इसके नीचे है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट।
यहां अपन चर्चा करें लीवर कौन से एरिया में मैक्सिममली लोकेटेड होता है, राइट में या लेफ्ट में। तो देखें डायग्राम में आपको शायद समझ में आ रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये लीवर है, ये वाला जो पोर्शन है वो लीवर है। यह लेफ्ट क्वाड्रेंट तक भी जा रहा है, परंतु मैक्सिमम हिस्सा इसका कहां लोकेटेड है, आंसर है राइट अपर क्वाड्रेंट में। कहां पर लोकेटेड है, आंसर है राइट अपर क्वाड्रेंट में लोकेटेड है। अपन बात करें स्टोमक कहां पर लोकेटेड है, स्टोमक कहां पर लोकेटेड है, तो देखो ये स्टोमक हो गया। अब इसका मैक्सिमम हिस्सा कौन से क्वाड्रेंट को घेरे हुए है, आंसर है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट को। तो पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनेगा कि लीवर की लोकेशन कहां होती है, आंसर है राइट अपर क्वाड्रेंट। स्टोमक की कहां होती है, आंसर है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। स्प्लीन भी यहीं पर होता है, बोले तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होता है। इस स्टोमक के जस्ट पीछे होता है पेनक्रियाज, यह भी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होता है। मेजर ऑर्गन के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। लीवर कहां पर हो गया, लीवर कहां पर हो गया, राइट अपर क्वाड्रेंट में हो गया। स्टोमक कहां पर हो गया, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हो गया। स्प्लीन कहां पर हो गया, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हो गया। पेनक्रियाज कहां पर हो गया, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में हो गया। इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन रिपोर्ट किया जाता है कि देखें यहां पर होता है एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन। गौर से समझें इस बात को, यहां पर होता है एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन। जब आपने आईएम इंजेक्शन लगाना सीखा होगा तो ग्लूटियस मसल को जब आप असिस्ट करते थे तो यहां से इतना हिस्सा लेते थे, तो यहां पर जो आप टच करते थे उसी का नाम है एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन। यहां से और ये जो अम्बिलिकस है इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो अम्बिलिकस है इससे एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन के बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इससे तो 2/3, गौर करें यहां पर, इससे तो 2/3 और इससे 1/3, ये जो मिड पॉइंट होता है इस मिड पॉइंट को नाम देते हैं मैकबर्नी पॉइंट। ये जो मिड पॉइंट होता है इस मिड पॉइंट को नाम देते हैं मैकबर्नी पॉइंट, और इसी मैकबर्नी पॉइंट पर लोकेटेड होती है अपेंडिक्स। इसी मैकबर्नी पॉइंट पर लोकेटेड होती है अपेंडिक्स। तो जो बार बार इस क्वाड्रेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आता है कि अपेंडिक्स की लोकेशन कहां पर होती है, आंसर है मैकबर्नी पॉइंट पर। अच्छा, मैकबर्नी पॉइंट कहां पर होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में या लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, तो आंसर है राइट लोअर क्वाड्रेंट। मैकबर्नी पॉइंट कहां पर होगा, आंसर है राइट लोअर क्वाड्रेंट में होगा। लीवर कहां पर होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट में होगा। स्टोमक कहां पर होगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। स्प्लीन और पेनक्रियाज भी कहां होंगे, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होंगे। तो ये 4 क्वाड्रेंट में इस तरीके से अपन ने डिवाइड किया है, सिंगल लाइन यदि ड्रॉ करें अपन। उसके अलावा देखें और ज्यादा बेहतर आप देख सकते हैं, ये देखें सारे के सारे ऑर्गन विजुअलाइज हो रहे हैं आपको। 4 क्वाड्रेंट में बांटा हुआ है, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अब यहां पर गौर करें, देखें इस ऑर्गन पर क्वेश्चन आता है, इस पर्टिकुलर ऑर्गन पर क्वेश्चन आता है। देखें यहां इस पर क्वेश्चन आता है, बोले तो अपेंडिक्स, इसकी लोकेशन कहां पर होती है। देखिए लोकेशन यहां पर दिखाई हुई है, इट इज द पार्ट ऑफ, या ज्यादा बेहतर तरीके से ये अपेंडिक्स की लोकेशन है। अब यदि क्वेश्चन आए
कि अपेंडिक्स कहां पर लोकेटेड है, कौन से क्वाड्रेंट में लोकेटेड है, तो सीधा सा आंसर है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, क्या नाम है इसका, तो आंसर है मैकबर्नी पॉइंट। जहां पर अपेंडिक्स की लोकेशन है उस पॉइंट को किस नाम से जानते हैं अपन, आंसर इज मैकबर्नी पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो ये मेन क्वेश्चन आता है। देख रहे हैं आप, राइट अपर क्वाड्रेंट में लीवर है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में स्प्लीन है, ड्यूडिनम है, पेनक्रियाज है, तो ये मेजर ऑर्गन है। बाकी मेनली जो क्वेश्चन आता है वो केवल और केवल अपेंडिक्स पर आता है। तो ये तो डिवीजन हो गए, 4 क्वाड्रेंट के बारे में चर्चा हो गई। अब यदि अपन 2 लाइन ड्रॉ करें, 2 तो लाइन वर्टिकल ड्रॉ करें और 2 हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें, तो टोटल क्वाड्रेंट की अपन चर्चा करें तो 9 हो जाएंगे। अब क्या क्या नाम है उन 9 क्वाड्रेंट के, उनके बारे में जाने आप। सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्वाड्रेंट होते हैं मात्र 4, डबल लाइन ड्रॉ की है तो क्वाड्रेंट है 9। 9 के 9 क्वाड्रेंट का विजुअलाइजेशन आपके सामने है। देखें, यहां अम्बलाइकल होती है, इस रीजन को नाम दे दिया अम्बलाइकल रीजन, इस रीजन को अपन ने नाम दे दिया अम्बलाइकल रीजन। अच्छा, अम्बलाइकल के जस्ट ऊपर, अम्बलाइकल रीजन के जस्ट ऊपर ये जो एरिया है इसका नाम है एपिगैस्ट्रिक रीजन। ऊपर वाले को एपिगैस्ट्रिक नाम दे दिया, नीचे वाले का नाम है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, इसका नाम है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। देखें, ऊपर वाले का नाम एपिगैस्ट्रिक, इसके बाद अम्बलाइकल और इसके बाद होता है हाइपोगैस्ट्रिक। उसके अलावा राइट साइड में अपन बात करें तो ये जो एरिया है इसका नाम है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ये जो एरिया है दैट इज द राइट लंबार रीजन। इसके जस्ट नीचे है राइट इलियक रीजन, ये लंबार हो गया, ये इलियक रीजन होता है या इंग्वाइनल रीजन इसको बोलते हैं। जो जो नाम राइट में है सेम इसी तरह के नाम लेफ्ट में, यहां पर है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, यहां पर है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, यहां है राइट लंबार रीजन, यहां है लेफ्ट लंबार रीजन, यहां है राइट इलियक रीजन या इंग्वाइनल रीजन, वहां है लेफ्ट इंग्वाइनल रीजन। तो इस वे में अपन डिवाइड करें तो टोटल क्वाड्रेंट की बात करें तो वो हो रहे हैं 9। इसमें भी फिर से वो 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, अपेंडिक्स कहां पर लोकेटेड होती है, अपेंडिक्स कहां पर लोकेटेड होती है। 4 ऑप्शन है आपके पास। अम्बलाइकल रीजन में होती है, राइट लंबार रीजन में होती है, राइट इलियक रीजन में होती है या राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होती। तो ये तो गलत हो गया, अम्बलाइकल में तो होगी ही नहीं। उसके अलावा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी नहीं होगी, तो थोड़ी सी गलती की गुंजाइश की राइट लंबार रीजन अपन आंसर दें 9। ये अम्बलाइकल रीजन है, यहां पर मान लो एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन है, इससे अपन लाइन ड्रॉ करेंगे 2 तिहाई लाइन ड्रॉ करेंगे और इससे 1 तिहाई लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा इसी का नाम होगा मैकबर्नी पॉइंट और यहां पर लोकेशन होगी अपेंडिक्स की, यहां पर लोकेशन होगी अपेंडिक्स की। तो अपन बात कर सकते हैं 9 क्वाड्रेंट में अपन बात करें तो अपेंडिक्स की लोकेशन या मैकबर्नी पॉइंट की लोकेशन कहां होती है, आंसर है राइट इलियक रीजन में, आंसर है राइट इलियक रीजन के अंतर्गत होती है। तो पहला क्वेश्चन या आने वाला क्वेश्चन तो यही है मैकबर्नी पॉइंट और अपेंडिक्स की लोकेशन का। दूसरा एक क्वेश्चन जिसमें गलती की पूरी गुंजाइश है, कोशिश करें कि आप सही आंसर दें। द लीवर ऑक्यूपाई एट विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, लीवर कौन से एरिया को ऑक्यूपाई करता है, मैक्सिमम कौन से एरिया को ऑक्यूपाई करता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबार रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन या लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। यानी इन चारों में से
पहला ऑप्शन है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, दूसरा है राइट लंबार रीजन, तीसरा है एपिगैस्ट्रिक रीजन और चौथा है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। यानी लीवर इन चारों में से कौन से हिस्से को मैक्सिमम ऑक्यूपाई करता है। अब यहां पर गलती की गुंजाइश ये है, जो आपने सोचा भी होगा कि सर इतना सिंपल पूछ रहे हो, आंसर इज राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी पॉसिबल है ये आंसर आया हो, और यदि ये आया है तो ये पूरी तरीके से गलत है। ये लीवर होता है। देखें, राइट वाले हिस्से में भी है, एपिगैस्ट्रियम में भी है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक रीच कर रहा है। लीवर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक रीच कर रहा है। अब क्वेश्चन ने पूछा मैक्सिमम हिस्सा कौन से रीजन में, लीवर का मैक्सिमम हिस्सा कौन से रीजन में है, तो देख लो कौन से रीजन में है। ये कौन सा रीजन है जिसको लीवर मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर रहा है, बताओ कौन सा रीजन है। आंसर इज एपिगैस्ट्रिक रीजन। यदि इनमें से इस तरह के ऑप्शन आते हैं, देखो राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट लोअर क्वाड्रेंट आए तो आंसर जाएगा राइट अपर क्वाड्रेंट, परंतु ऑप्शन में राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम या राइट लंबार, तो ये तीनों एरिया में, बट मैक्सिमम कौन से एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है, आंसर है एपिगैस्ट्रिक रीजन। आंसर है एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो इस तरीके से 9 क्वाड्रेंट होते हैं। आई थिंक आपको नाम याद हो गए। देखिए फिर से जान लें आप नाम। राइट वाले ये अपर पार्ट का राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इधर वाले का लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ये राइट लंबार रीजन, ये लेफ्ट लंबार रीजन, ये राइट इलियक रीजन या इंग्वाइनल रीजन, ये लेफ्ट इलियक रीजन या इंग्वाइनल रीजन, एक ही बात है। ये अम्बलाइकल रीजन हो गया, इसके जस्ट ऊपर है एपिगैस्ट्रियम और इसके नीचे है हाइपोगैस्ट्रियम। इज दैट क्लियर? तो 2 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। अपेंडिक्स कहां पर लोकेटेड होगी, आंसर है राइट इंग्वाइनल रीजन या राइट इलियक रीजन। दूसरा, लीवर का मैक्सिमम हिस्सा कौन से एरिया को ऑक्यूपाई करता है, आंसर है एपिगैस्ट्रिक रीजन। यदि इनमें से ऑप्शन आए तो लीवर कौन से हिस्सा को ऑक्यूपाई कर रहा है, आंसर है एपिगैस्ट्रिक रीजन। इज दैट क्लियर? दूसरा डायग्राम भी चेक कर लेते हैं अपन इसका। ये देख लें आप, इसमें ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन हो गया, राइट लंबार रीजन हो गया, ये वाला राइट इलियक रीजन या इंग्वाइनल रीजन हो गया, उधर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबार रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन, बीच में ये अम्बलाइकल हो गया, ये हाइपोगैस्ट्रियम हो गया और ये एपिगैस्ट्रियम हो गया। अब देखें यहां पर पहला क्वेश्चन तो वही जो अभी आपसे पूछा था, लीवर का मैक्सिमम हिस्सा कौन से एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है, लीवर कौन से एरिया को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो देखो ये पूरा लीवर है। अब आप बता दें कौन से हिस्सा को मैक्सिमम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आंसर आपको मिल रहा है एपिगैस्ट्रियम को ऑक्यूपाई कर रहा है। फिर से कि अपेंडिक्स की लोकेशन कहां पर है, तो ये अपेंडिक्स की लोकेशन है, कौन से एरिया में है, आंसर है राइट इलियक रीजन के अंदर, राइट इलियक रीजन के अंदर है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बनते हैं। तो दीज आर द क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। शायद टोटल ये आपको समझ में आ गया। 2 लाइन अपन ड्रॉ करें और उसके हिसाब से पढ़ें तो 4 क्वाड्रेंट होंगे, और यदि 4 लाइन अपन ड्रॉ करें, 2 तो हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, तो 9 क्वाड्रेंट होंगे। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मैकबर्नी पॉइंट का आता है। तो 4 क्वाड्रेंट में अपन बात करें तो मैकबर्नी पॉइंट, 4 क्वाड्रेंट में बात करें तो मैकबर्नी पॉइंट होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट में, और 9 क्वाड्रेंट में बात करें तो आंसर देना है राइट इंग्वाइनल रीजन या राइट इलियक रीजन में होगा। तो ये अगला पोर्शन हो गया जिसका नाम है क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े आप। ये पोर्शन नंबर 7 हो गया। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन नंबर 8, पार्ट नंबर 8 या पोर्शन नंबर 8। इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं अपन, पूरे 10 पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन होगा। पार्ट नंबर 8 के अंदर अपन बात करते हैं लेयर्स ऑफ
लेयर्स ऑफ जीआईटी या लेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कितनी लेयर होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, इस पर अपन को चर्चा करनी है। तो इसका आंसर है देयर आर 4 लेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। देयर आर 4 लेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन कौन सी लेयर होती हैं उनका नाम जाने अपन। तो सबसे पहले अंदर से बाहर की तरफ चलें। एक तो लेयर्स का नाम आएगा और साथ में उनमें कौन सा टिश्यू होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो स्टोमक की सबसे अंदर वाली लेयर को जाने अपन। स्टोमक की सबसे अंदर वाली लेयर, तो देखें स्टोमक की सबसे जो अंदर वाली लेयर है, ये सबसे अंदर वाली लेयर है जिसको अपन नाम देते हैं म्यूकोसा। जिसको अपन नाम देते हैं म्यूकोसा। इट इज द म्यूकस लेयर या इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूकोसा। ये फर्स्ट लेयर हो गई जिसको म्यूकोसा नाम दे रहे हैं, दैट इज द म्यूकोसा। क्वेश्चन यहां पर कि म्यूकोसा के अंदर कौन सा टिश्यू होता है। म्यूकोसा के अंदर मेनली कौन सा टिश्यू होता है। तो देखें ये जो पर्पल से अपन ने बनाया है, ये सबसे ऊपरी लेयर होती है जिसमें होता है एपिथेलियम टिश्यू, यानी जो मैक्सिमम इसका पोर्शन है, क्योंकि म्यूकोसा में पाई जाती हैं जीआईटी की ग्लैंड और वो मेनली एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। देखें ये वाला पोर्शन आपको गौर से समझना है, क्योंकि जब मैं आपको एंटेरिक नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो इसका फिर से रोल आएगा। जब मैं आपको एंटेरिक नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो इसका फिर से रोल आएगा। तो सबसे अंदर वाली दीवार, इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या जीआईटी। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको अपन नाम देते हैं म्यूकोसा। ईसोफेगस में इसको ईसोफेजियल म्यूकोसा, स्टोमक में इसको गैस्ट्रिक म्यूकोसा और इंटेस्टाइन में इसको एंटेरिक म्यूकोसा या इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बोलते हैं। क्या केवल और केवल इसमें एपिथेलियम टिश्यू होता है? क्या केवल और केवल इसमें एपिथेलियम टिश्यू होता है? नो। इसके अलावा यहां जो रेड कलर से अपन ने बनाया है यह भी टिश्यू होता है, यानी कि म्यूकोसा की नॉर्मली सिंगल म्यूकोसा की 3 लेयर होती। सिंगल म्यूकोसा की 3 लेयर होती हैं। ये जो सबसे ऊपर अपन ने वाइड लेयर बनाई है ये पूरी तरीके से एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। ये पहली वाली एपिथेलियम से मिलकर बनी होती। इसके अलावा जो दूसरी लेयर है, ये वाली जो लेयर है, इसमें पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू। इसमें पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है लेमिना प्रोप्रिया, यानी दूसरी इसके जस्ट नीचे वाली म्यूकोसा 3 लेयर से मिलकर बनी है। म्यूकोसा 3 लेयर से मिलकर बनी है। मैक्सिमम ऊपर वाली जो पार्ट है उसमें तो है एपिथेलियम टिश्यू, इसके बाद है लेमिना प्रोप्रिया, इसके अंदर होता है कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर होता है कनेक्टिव टिश्यू जो इसको सपोर्ट प्रदान कराने के लिए होता है। और उसके अलावा ये जो ग्रीन से अपन ने बनाया है दैट इज द मस्कुलर लेयर। यह मस्कुलर टिश्यू होता है। इट इज द मस्कुलर लेयर। यह मस्कुलर टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं मस्कुलरिस इंटरना, यानी इंटरनल। 2 तरह की मसल होती हैं, एक तो म्यूकोसा में होती हैं, ये तो ना के बराबर होती हैं, थोड़े बहुत मूवमेंट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा आगे तीसरी लेयर आएगी जिसको मेन मस्कुलर लेयर अपन बोलते हैं। परंतु ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे अंदर वाली दीवार है म्यूकोसा। ये जो पर्टिकुलर दीवार है दैट इज द म्यूकोसा। ये अंदर वाली दीवार है म्यूकोसा। इस म्यूकोसा में अपन कंपोजिशन देखें तो 3 लेयर है।
सबसे अंदर वाली लेयर कौन से टिश्यू से मिलकर बनी है? एपिथेलियम से। इसके बाद ये जो रेड कलर में बनाई है दैट इज द लैमिना प्रोप्रिया, यह कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और तीसरी है मस्कुलरिस, जो मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जिसको कहीं कहीं पर मस्कुलरिस इंटरना के नाम से भी जाना जाता है। दो तरह के मस्कुलर टिश्यू हैं, इसको इंटरना कहते हैं और जो मेन टिश्यू है उसको एक्सटर्ना के नाम से जाना जाता है। तो ये कंपोजिशन सिर्फ और सिर्फ अंदर वाली लेयर का हुआ है जिसका नाम है म्यूकोसा। अंदर वाली लेयर का हुआ है जिसका नाम है म्यूकोसा। अब फिर से आगे बढ़े अपन, स्टोमक की दूसरी लेयर, स्टोमक की दूसरी लेयर, ये स्टोमक की दूसरी लेयर। सबसे अंदर वाली तो हो गई म्यूकोसा, सबसे अंदर वाली तो हो गई म्यूकोसा। अब म्यूकोसा के जस्ट नीचे जो लेयर होती है उसका नाम होता है सब म्यूकोसा। म्यूकोसा से जस्ट नीचे जो लेयर है उसका नाम होता है सब म्यूकोसा। ये जो सब म्यूकोसा होती है इसमें कौन सा टिश्यू होता है? सब म्यूकोसा में कौन सा टिश्यू होता है? तो आंसर आपका जाना चाहिए कनेक्टिव टिश्यू होता है। सब म्यूकोसा कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है? आंसर है कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। मेनली इसका काम होता है जो म्यूकोसा होती है उसको सपोर्ट करने का काम होता है। नॉर्मली आप सारे साथियों को ज्ञात है कि एपिथेलियम में ब्लड सप्लाई नहीं होती, यह एक तरह का एवेस्कुलर टिश्यू होता है। तो सपोर्ट करने के साथ साथ उसको ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम भी यह टिश्यू करता है। तो पहली लेयर म्यूकोसा हो गई, दूसरी सब म्यूकोसा हो गई, तीसरी लेयर के बारे में अपन चर्चा करें। तीसरी लेयर, ये तीसरी लेयर है जिसमें पूरी तरीके से मसल पाई जाती। ये तीसरी लेयर है जिसमें पूरी तरीके से मसल पाई जाती है, इसका नाम है मस्कुलर लेयर। तो देखें यह उतनी ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है जितनी म्यूकोसा होती है। नॉर्मल तौर पर अपन जब डाइजेस्टिव के बारे में जानकारी लेते हैं तो अपना सारा का सारा ध्यान इस बात पर रहता है कि गैस्ट्रो टोटल डाइजेस्टिव जूस, यानी 100% अपने दिमाग में रहता है कि कहां कहां से कौन कौन से जूस सीक्रेट होते हैं, ये मुझे डाइजेस्टिव में पढ़ना। जितना ज्यादा जरूरी होता है डाइजेस्टिव जूस, उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है जीआईटी के मूवमेंट, जिनको अपन पेरिस्टाइलिक मूवमेंट बोलते हैं। सोचो आप और मैं जो खाना खाते हैं वह पूरे जीआईटी की लंबाई की मैं बात करूं तो 8 मीटर लंबा पथ तय करता है। 8 मीटर लंबाई होती है पूरे जीआईटी की, तो 8 मीटर लंबा पथ तय करना, इसका मतलब है 24 आवर मूवमेंट चलते रहने चाहिए। और ये 24 घंटे मूवमेंट किसके द्वारा संचालित होते हैं? आंसर है मस्कुलर लेयर के द्वारा संचालित होते हैं। ये जो मस्कुलर लेयर होती है इसमें अलग अलग तरह की मसल पाई जाती है। अलग अलग तरह की मसल का कंपोजिशन आपको देखने को मिलता है। इस तरह की मसल होती हैं इसमें। इस तरह की मसल होती है। तो ये जो मसल हैं इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। इनको नाम देते हैं अपन सर्कुलर मस्कुलर लेयर, यानी सर्कुलर मसल हैं ये सर्कुलर मसल हैं। इनको नाम देते हैं अपन लॉन्जिट्यूडिनल मसल। ये दो तरह की मसल हैं जो यहां पर पाई जाती हैं। कौन कौन सी मसल हैं? मस्कुलर लेयर की अपन बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर के आधार पर दो तरह की मसल मौजूद हैं। वन इज द सर्कुलर मसल, सेकंड इज द लॉन्जिट्यूडिनल मसल। इसके अलावा स्टोमक में कुछ स्पेशल तरह की मसल भी अपन को देखने को मिलती। मेनली यह अपन को स्टोमक में देखने को मिलती हैं। इनको नाम देते हैं ऑब्लिक मसल। इनको नाम देते हैं ऑब्लिक मसल। यानी तीसरी जो लेयर है मस्कुलर लेयर है। सबसे पहले तो दिमाग में यह बिठा लें कि यह बहुत कीमती लेयर है,
क्योंकि यह पूरे के पूरे जीआईटी का मूवमेंट कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी लेयर से अपना फूड 8 मीटर लंबा पथ तय करता है। मस्कुलर लेयर किस किस से मिलकर बनी होती है? अलग अलग तरह की मसल इसमें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? सर्कुलर मसल, लॉन्जिट्यूडिनल मसल, और स्टोमक में एक स्पेशल तरह की मसल और है जिनका नाम है ऑब्लिक मसल। यहां आपके एग्जाम में, बीएसएफ का नर्सिंग एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर कॉमनली फाउंड इन स्टोमक? ऑप्शन थे सर्कुलर मसल, लॉन्जिट्यूडिनल मसल और ऑब्लिक मसल, और चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ देम। देन व्हाट विल बी द राइट आंसर? द आंसर इज ऑल ऑफ देम, क्योंकि ये तीनों तरह की मसल वहां पर पाई जाती हैं। उसके अलावा चौथी लेयर के बारे में बात करें, लास्ट लेयर, तो चौथी लेयर का नाम है सीरस लेयर। चौथी लेयर का नाम है सीरस लेयर। यह सबसे बाहरी लेयर होती है, या फिर इसी को कहीं कहीं पर नाम लिखा हुआ आपको मिलेगा सिरोसा, या इसी को अपन मानते हैं एडवेंसिया। ये एक ही बात है, तीनों का मतलब एक ही है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जीआईटी, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जीआईटी, द आंसर इज सीरस लेयर, सिरोसा या एडवेंसिया। क्वेश्चन एक ही बनेगा कि एक तो यह सबसे बाहरी लेयर है तो प्रोटेक्शन प्रदान कराती है, और अगला क्वेश्चन इसमें कौन सा टिश्यू होता है? तो देखें, सीरस लेयर के अंदर पाया जाने वाला टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। सबसे बाहरी लेयर कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है? आंसर है कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से अपनी लेयर का कंपोजिशन हो गया। अब इन सभी को समराइज करके यदि मैं बताऊं ये स्टोमक के माध्यम से, तो यह सबसे अंदर वाली लेयर है जिसका नाम है म्यूकस लेयर। यह सबसे अंदर वाली लेयर है जिसका नाम है म्यूकस लेयर। ये आपके सामने म्यूकस लेयर हो गई। म्यूकस लेयर किस किस से मिलकर बनी है? सबसे अंदर तो एपिथेलियम है, इसके बाहर लेमिना प्रोप्रिया है जो कनेक्टिव टिश्यू से है, और ये मस्कुलर लेयर है जिसको मस्कुलरिस इंटरना के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दूसरी लेयर की बात करें अपन, इसको सपोर्ट प्रदान कराने के लिए होती है सबम्यूकोसा। इसको सपोर्ट प्रदान कराने के लिए होती है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा के जस्ट बाहर होती है मस्कुलर लेयर। इसके जस्ट बाहर होती है मस्कुलर लेयर। यहां पर अलग अलग तरह की मसल आपको देखने को मिलेंगी, सर्कुलर, लॉन्जिट्यूडिनल और ऑब्लिक मसल। और उसके बाद सबसे बाहर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। सबसे बाहर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसका नाम है सिरोसा, सीरस लेयर या एडवेंसिया। देखें, यही 4 लेयर पड़ी हैं अपन ने। सबसे अंदर वाले लेयर के बारे में बात करें, इसका नाम है म्यूकोसा या म्यूकस लेयर। क्या ध्यान रखना है इसमें, गौर करें आप। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कंपोज्ड बाय मेनली एपिथेलियम टिश्यू। मेनली एपिथेलियम टिश्यू। अगर यहां पर क्वेश्चन आए कि द म्यूकोसा आर कंपोज्ड बाय एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, तो आंसर देना है आपको कौन सा टिश्यू? एपिथेलियम टिश्यू। परंतु क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, द म्यूकोसा आर कंपोज्ड बाय एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ऑल ऑफ देम। अब देखें आंसर चेंज हो जाएगा। अब आपको आंसर देना है ऑल ऑफ देम। गौर करें, ये एपिथेलियम हो गया, ये कनेक्टिव हो गया, और ये बाहर वाली मसल हो गई। तो देखें मसल यहां पर 2 दिख रही हैं। ये तो मस्कुलर इंटरना है
और ये वास्तविक मस्कुलर लेयर है जिसका नाम मस्कुलर लेयर या मस्कुलर एक्सटर्ना के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 तरह की मसल है। तो ये म्यूकोसा में क्या जानना चाहेंगे अपन? इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज मेनली कंपोज्ड बाय एपिथेलियम टिश्यू बट इट ऑल्सो कंटेन कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। इसके बाद ये दूसरी लेयर हो गई। इसके बाद ये दूसरी लेयर हो गई जो म्यूकोसा को सपोर्ट प्रदान कर रही है और साथ में ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई प्रदान कराने का काम कर रही है। तो म्यूकोसा को सपोर्ट करने वाली लेयर का क्या नाम हो गया? सबम्यूकोसा। उसके बाद 3 तरह की मसल यहां पर देख रहे हैं आप। ये जो तीसरी लेयर है उसका नाम है मस्कुलर लेयर। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाइलिक मूवमेंट। इट इज द मस्कुलर लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टाइलिक मूवमेंट। और सबसे बाहर वाली, चौथे नंबर वाली की बात करें अपन, दैट इज द सेरोसा, या इसी को बोलेंगे अपन सीरस लेयर, या इसी का नाम है एडवेंसिया। सिरोसा, सीरस लेयर या एडवेंसिया, इट इज कंपोज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। देखिए सबसे अंदर जहां ग्लैंड है वहां एपिथेलियम टिश्यू, इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, इसके बाद मस्कुलर टिश्यू, इसके बाद फिर से कनेक्टिव टिश्यू। इन चारों में से सीक्रेशन करने वाली लेयर कौन सी? म्यूकोसा। इन चारों में से पेरिस्टाइलिक मूवमेंट कराने वाली लेयर कौन सी? मस्कुलर लेयर। इन चारों में से प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी? सिरोसा या सीरस लेयर। इन चारों में से कौन सी लेयर में मेनली ग्लैंड पाई जाती हैं? आंसर है म्यूकोसा। म्यूकोसा किससे मिलकर बनी है? मेनली एपिथेलियम से। सब म्यूकोसा में कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। उसके अलावा मस्कुलर लेयर में कौन सा टिश्यू है? मस्कुलर टिश्यू। अच्छा, कौन कौन से तरह की मसल हैं स्ट्रक्चर के आधार पर? तो आंसर आपको देना है ऑब्लिक मसल हैं, लॉन्जिट्यूडिनल मसल हैं, सर्कुलर मसल हैं। अच्छा, ये मसल नेचर में कैसी हैं? स्केलेटन होंगी या स्मूथ होंगी? तो देखें, आपको 2 स्फिंक्टर बता दी मैंने। ओरल कैविटी में मर्जी से काम करने वाली मसल हैं, दे आर द स्केलेटन मसल। तो ओरल कैविटी में स्केलेटन होती हैं। एनस के लास्ट वाले हिस्से में जहां पर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है वहां पर भी स्केलेटन होती हैं। बाकी पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मूथ मसल होती हैं क्योंकि ये इनवॉलंटरी होती हैं। स्मूथ मसल होती हैं क्योंकि इनवॉलंटरी होती हैं। और सबसे बाहर सिरोसा जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो दैट इज द लेयर्स ऑफ जीआईटी। आई थिंक आपको टोटल समझ में आ गया। तो 8 पोर्शन आपके कंप्लीट होते हैं, 2 पोर्शन बचे हुए हैं जिनका नाम है पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। काफी सारा कंसेप्चुअल पॉइंट आएगा उनके अंदर कि जीआईटी को सेकंड ब्रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां स्पेशल तरह का नर्वस सिस्टम पाया जाता है, उसको अपन डील करेंगे। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है, यदि उसका शॉर्ट में रिवीजन कराया जाए, एक एक शब्द जो आपसे बोला गया, परिभाषा दी गई, यदि उसको यहां पर दिखाया जाए तो इस तरीके से देख सकते हैं आप। देखें, शुरुआत यहां से की है अपन ने, और यहां सबसे पहला पॉइंट अपन ने पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था डाइजेस्टिव एंजाइम। ये देखें पार्ट नंबर 1, डाइजेस्टिव एंजाइम कौन कौन कितने तरह के होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम? देयर आर 3 टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। एमाइलोलाइटिक एंजाइम, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कैसे होता है डाइजेशन? पॉलीसैकेराइड या कुक्ड स्टार्च, सलाइवरी एमाइलेज या पेनक्रिएटिक एमाइलेज की प्रेजेंस में डाइसैकेराइड बनाता है, और डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड बनते हैं जो ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते, दैट इज द एमाइलोलाइटिक एंजाइम। इसके बाद प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। कौन से फॉर्म में लेते हैं आप? पॉलीपेप्टाइड।
पॉलीपेप्टाइड को पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पेप्टाइड में बदलेगा। फिर पेप्टाइड पर पेप्टाइडेज काम करेगा जिससे एमाइनो एसिड का निर्माण हो जाएगा और एमाइनो एसिड डायरेक्टली अपने ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तीसरे तरह के एंजाइम लाइपोलाइटिक एंजाइम जो फैट का डाइजेशन करेंगे। ट्राइग्लिसराइड फैट का डाइजेशन हो ही नहीं सकता जब तक ये पानी में घुलनशील नहीं हो, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्युबल बनाते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो बाइल साल्ट के द्वारा होगा। उसके बाद पेनक्रिएटिक लाइपेज इस ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा और इंटेस्टाइनल लाइपेज यहां इसको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा जो ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो 3 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम अपने जीआईटी में होते हैं। ये सारा अच्छे से आपने समझ लिया। यदि किसी साथी को ऐसा लगे कि इसको लिखना ही मैंडेटरी है तो यहां पर आप इस वीडियो लेक्चर को पॉज करके इनको कॉपी भी कर सकते हैं। ऐसे मैंडेटरी नहीं है, नोट्स में लिखा हुआ है, फिर भी आप चाहें तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं। तो तीनों तरह के एंजाइम हो गए। इसके बाद अपन ने पढ़ा था पार्ट 2 डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो चलें देख लें डाइजेस्टिव ऑर्गन को। यही सारे होते हैं, ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, साथ में लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियाज। देखें शुरुआत से, दैट इज द ओरल कैविटी। सबसे पहले ओरल कैविटी, देन ईसोफेगस और स्टोमक, ईसोफेगस और स्टोमक। इसके बाद पेनक्रियाज, इसके बाद ये जो येलो वाला पार्ट है दैट इज द पेनक्रियाज। देन लीवर और गॉल ब्लैडर, लीवर और गॉल ब्लैडर। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं, देखें, ड्यूडीनम, जेजुनम, इलियम। तीनों से एक अंदाजा तो आपको लग रहा है, क्वेश्चन आए स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट इलियम, स्मॉलेस्ट पार्ट ड्यूडीनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है? ड्यूडीनम। सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होता है? इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज द सीकम, अपेंडिक्स, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, रेक्टम और लास्ट में एनस। तो दैट इज द पार्ट या ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दूसरा पोर्शन पढ़ा था अपन ने। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, टर्मिनोलॉजी। फूड को माउथ के अंदर लेना, दैट इज द इंजेशन। उसके बाद दांतों की सहायता से फूड के बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में चेंज करना, इट इज द चेविंग, या इसको अपन नाम देते हैं मैस्टिकेशन और इसी का नाम है मैकेनिकल डाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्वॉलोइंग या डिग्लिटिशन, फूड को ओरल कैविटी से ईसोफेगस तक पहुंचाना। किस तरह का रिफ्लेक्स होता है ये? वॉलंटरी या इनवॉलंटरी? दोनों तरह का रिफ्लेक्स होता है। डिग्लिटिशन सेंटर कहां होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा में। नेक्स्ट केमिकल डाइजेशन, इसी को वास्तविक डाइजेशन कहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड इनटू द स्मॉल पार्टिकल बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। जीआईटी के जो मूवमेंट होते हैं उनको पेरिस्टाइलिक कहा जाता है और जीआईटी में जो फूड का मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द जीआईटी, इट इज कॉल्ड एज प्रोपल्सन। नेक्स्ट, जो फूड है वह इंटेस्टाइन की ल्यूमन से ब्लड में पहुंच जाए, दैट इज द एब्जॉर्प्शन, और वेस्ट प्रोडक्ट को एनस से बाहर निकालना, एक्सक्रीशन। उसके बाद जो स्टोमक में गैस आए उसको ओरल कैविटी से बाहर निकालना, दैट इज द बेल्चिंग। बोले तो एक्सक्रीशन ऑफ एयर और गैसेज वाया माउथ। एनस के द्वारा बाहर निकालना, फ्लेटस। जो फ्लूइड या गैसेज होती हैं उससे जो रंबलिंग या गार्गलिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जीआईटी में, दैट इज द बोर्बोरिग्माई। पेनफुल डेफिकेशन को नाम देते हैं अपन टेनेस्मस।
ब्लड इन वॉमिटिंग इज हेमेटेमेसिस, ब्लड इन स्टूल वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लडिंग होने पर ओल्ड ब्लड आएगा, दैट इज द मेलेना, और फ्रेश ब्लड आए लार्ज इंटेस्टाइन से, दैट इज द हेमेटोचेजिया। तो ये अपन ने पढ़ा था टर्मिनोलॉजी। उसके बाद अपन ने पढ़ा डाइजेस्टिव जूस। तो टोटल डाइजेस्टिव जूस होते हैं 5। पहले का नाम है सलाइवा। कहां से सीक्रेट होगा? ये सलाइवरी ग्लैंड से। कहां पर सीक्रेट होगा? ओरल कैविटी में। पीएच क्या होगी इसकी? स्लाइटली एसिडिक, बोले तो 6.7। किसकी वजह से होगी स्लाइटली एसिडिक? आंसर है लाइसोजाइम, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइसोजाइम। इसके बाद अगला जूस गैस्ट्रिक जूस। कहां से सीक्रेट होगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। कहां पर होगा? स्टोमक में। कैसा इसका नेचर है? हाईली एसिडिक। पीएच क्या है इसकी? 1 से 3। तीसरा जूस बाइल जूस, विच हैज बीन सीक्रेटेड फ्रॉम लीवर एंड गॉल ब्लैडर, बट ओनली सिंथेसाइज फ्रॉम लीवर एंड ओनली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। क्या पीएच होगी इसकी? एल्केलाइन होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रियाज से सीक्रेट होगा। कौन से हिस्से से? एक्सोक्राइन से। कहां पर सीक्रेट होगा? ये ड्यूडिनम में। कहां पर सीक्रेट होगा? ड्यूडिनम में। इट इज सीक्रेटेड फ्रॉम एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज इनसाइड द ड्यूडिनम। इट इज एल्केलाइन इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट सकस एंटेरिकस, स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही, और इसका नेचर भी एल्केलाइन होता है क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट। तो ये चौथा पोर्शन कंप्लीट हुआ था अपना। उसके बाद स्फिंक्टर्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। 7 तरह की स्फिंक्टर्स होती हैं जो अपन ने डिस्कस की थी। कौन कौन सी होती हैं देख लें आप। अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या क्रीको ईसोफेजियल स्फिंक्टर, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात, इट इज कंपोज्ड बाय स्केलेटन मसल। दूसरी ईसोफेगस के लोअर पार्ट में जिसका नाम है कार्डियक स्फिंक्टर, यह ईसोफेगस और स्टोमक के बीच में होती है, प्रेजेंट एट द लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। तो यह ईसोफेगस का हिस्सा है, ना कि स्टोमक का। इसमें स्मूथ मसल पाई जाती हैं। नेक्स्ट पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्टोमक के लास्ट पार्ट में होती है। स्टोमक और ड्यूडियो स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, इसमें भी स्मूथ मसल होती हैं। चौथी स्फिंक्टर इलियोसिकल स्फिंक्टर, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, और इसमें भी स्मूथ मसल होती हैं। 5वें नंबर पर इंटरनल एनल स्फिंक्टर, इनिशियल पार्ट ऑफ एनस, इसमें भी स्मूथ मसल होती हैं। और 6ठे नंबर पर फिर से ध्यान रखने वाली बात, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर टर्मिनल पार्ट ऑफ एनस पर होती हैं, बट इट इज कंपोज्ड बाय स्केलेटन मसल। तो पहली वाली और आखिरी वाली दोनों में स्केलेटन मसल होती है। उसके बाद लास्ट जो हिपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट के ऊपर होती है, इस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसमें भी स्मूथ मसल होती हैं, बोले तो इनवॉलंटरी इसका कंट्रोल होता है। इसके बाद सारी की सारी स्फिंक्टर को अपन ने डायग्राम के माध्यम से बता दिया था। देखें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, नंबर 5 इलियोसिकल स्फिंक्टर, ये एक्सटर्नल एनल और इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। तो ये टोटल 7 स्फिंक्टर होती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके बाद अपन ने पढ़ा था एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम, लीवर के बाहर बाइल को ले जाने वाला सिस्टम एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम कहलाता है। किस तरीके से होता है शायद क्लियरली यहां डायग्राम में शो हो रहा है। राइट वाले लोब से देखो राइट हेपेटिक डक्ट, यहां लेफ्ट वाले से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। देखो ये दोनों मिल गई और मिलने के बाद यहां पर ये दोनों मिल गई और मिलने के बाद यहां पर निर्माण हो गया कॉमन हेपेटिक डक्ट का। यहां निर्माण हो गया कॉमन हेपेटिक डक्ट। इसके बाद गॉल ब्लैडर से इस पर्टिकुलर डक्ट ने ज्वाइन कर लिया, ये बन गई सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट। और उसके बाद इसको पेनक्रिएटिक डक्ट ने ज्वाइन कर लिया और पेनक्रिएटिक डक्ट ने इसको ज्वाइन किया, तो यहां पर कॉमन हेपेटोपेनक्रिएटिक डक्ट बन गई। और यह देखें कौन से हिस्से में ओपन हो रही है, ड्यूडिनम में। यही अपन ने पढ़ा था। इसी डक्टल सिस्टम को कहते हैं अपन
एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम, और इसका जो विजुअलाइजेशन अपन को करना है, इसका जो विजुअलाइजेशन अपन करते हैं वो करते हैं ईआरसीपी, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी. इट इज द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर in which an endoscope has been inserted via mouth up to the ampulla of Vater for the visualization of biliary system, जिसमें सारी चीजें आ गई. It is commonly used to find out any obstruction in the biliary system. इससे विजुअलाइज क्या क्या होता है तो देखें, पेनक्रिएटिक डक्ट, पेनक्रियाज, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट और गॉल ब्लैडर, इन सभी को देखा जा सकता है. क्या क्या इसके इंडिकेशन हैं जो अभी अपन ने डिस्कस किए थे. लगातार जॉन्डिस रहे, बार बार पेनक्रिएटाइटिस के एपिसोड आए, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो या कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन हो, तो फिर अपन इस डायग्नोस्टिक मेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये छठा पोर्शन था. इस तरीके से ईआरसीपी अपन परफॉर्म करते हैं. ये एंडोस्कोप अपन ने इंसर्ट किया और उसके बाद ड्यूडिनम से यहां इंसर्ट करेंगे अपन, जो एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम में जाएगा और इस सारे डक्टल सिस्टम का विजुअलाइजेशन हो जाएगा. नेक्स्ट, क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. अभी अभी अपन ने डायग्राम के माध्यम से समझा दिया. लीवर कहां होता है, स्टोमक कहां होता है, स्प्लीन कहां होता है, पेनक्रियाज कहां होता है, सबसे ज्यादा जरूरी अपेंडिक्स कहां होती है या मैकबर्नी पॉइंट कहां पर होता है. तो ये 4 क्वाड्रेंट की फॉर्म में, इसके अलावा 9 क्वाड्रेंट की फॉर्म में अपन ने बता दिया. मैकबर्नी पॉइंट आए तो आंसर क्या देना है, तो ये 7वां पोर्शन. 8वां पोर्शन, कितनी लेयर होती हैं जीआईटी की, आंसर है 4 लेयर होती. देखें, ये एक पर्टिकुलर ट्यूब है, इसका पर्टिकुलर सेक्शन काटा गया है, क्रॉस सेक्शनल इमेज में अपन को दर्शाया गया है. तो देखें, यहां सबसे अंदर वाली दीवार, यहां सबसे अंदर वाली दीवार, ये जो दीवार का डायग्राम है, इट इज द म्यूकोसा, इट इज द म्यूकोसा. इसमें सबसे अंदर तो एपिथीलियम है, उसके अलावा दूसरी में लेमिना प्रोप्रिया है और उसके अलावा मस्कुलरिस म्यूकोसा. ये पहली वाली लेयर हो गई. इसके बाद अगली वाली लेयर पर जाएं, दैट इज द सबम्यूकोसा. ये जो शो किया हुआ है ये, इट इज द सबम्यूकोसा. सबम्यूकोसा के बाद ये तीसरी लेयर है, दैट इज द मस्कुलर लेयर, जहां पर अलग अलग तरह की मसल हैं, और ये सबसे बाहरी लेयर है जिसका नाम है सिरोसा. तो अंदर से बाहर जाएं तो सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी देखने को मिल रही है आपको, म्यूकोसा, जो एपिथीलियम से बनी होती है मेनली और सीक्रेशन का काम करती है. म्यूकोसा को सपोर्ट करने के लिए कौन सी लेयर है, दैट इज द सबम्यूकोसा. इसके बाद पेरिस्टाइलिक मूवमेंट कराने के लिए कौन सी लेयर है, आंसर है मस्कुलरिस. और सबसे बाहरी लेयर जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है और प्रोटेक्शन का काम करती है, दैट इज द सिरोसा. तो दीज आर द लेयर्स ऑफ जीआईटी. अब इसमें आपको एक स्पेशल क्वेश्चन बता दिया. स्पेशल तरह की मसल नॉर्मली तो सर्कुलर मसल होती हैं और उसके अलावा लॉन्जिट्यूडनल होती हैं, परंतु स्टोमक में ऑब्लिक मसल भी आती है. आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर गया था ऑल ऑफ देम. तो ये लेयर्स हो गई. लेयर्स में क्या जानकारी ली अपन ने, जनरल ऑर्गेनाइजेशन में देखो म्यूकोसा, इसमें कौन कौन सी टिश्यू हैं, एपिथीलियम, इसके बाहर लेमिना प्रोप्रिया जिसमें है कनेक्टिव मस्कुलरिस म्यूकोसा, उसके बाद सबम्यूकोसा जहां स्पेशल तरह की नर्व पाई जाती हैं जो आगे मैं आपको समझाऊंगा, मीजनर प्लेक्सेज होता है. उसके अलावा मस्कुलरिस प्रोप्रिया जहां पर सर्कुलर मसल और लॉन्जिट्यूडिनल मसल हैं, परंतु स्टोमक में एक और अलग से मसल है, दैट इज द ऑब्लिक मसल. और चौथी लेयर का नाम है सिरोसा और एडवेंसिया. अब ये मीजनर और बैक नाम क्या है, क्या मतलब है, ये आगे अब डिस्कस हो जाएंगे. तो यही पड़ा, म्यूकस लेयर इनर मोस्ट लेयर होती है, कंपोज्ड बाय एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू. इसमें ग्लैंड होती हैं जो सीक्रेशन का काम करती हैं, साथ में यह लेयर एब्जॉर्प्शन भी कराती. सब म्यूकोसा जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है, म्यूकोसा को सपोर्ट करती है. मस्कुलर लेयर स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है, कुछ जगहों को छोड़कर, जैसे ओरल कैविटी को छोड़कर
एनस के लास्ट वाले हिस्से या स्फिंक्टर को छोड़कर सारी जगह स्मूथ मसल होती हैं। कौन कौन से तरह की होती हैं स्ट्रक्चर में? ऑब्लिक, सर्कुलर, लॉन्जिट्यूडनल मसल होती हैं। यह जीआईटी के मूवमेंट कराते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट म्यूकोसा है उतनी ही इंपॉर्टेंट यह मस्कुलर लेयर होती है। और चौथी और लास्ट लेयर दैट इज द सीरस लेयर, आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है और यह प्रोटेक्शन का काम करती है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर टोटली आपको समझ में आ गया। 8 के 8 पॉइंट कंप्लीट हो गए। साथ में 8 का मैंने यहां रिवीजन करा दिया। मकसद यही था कि यदि आपके पास फ्री टाइम हो तो आप यहां पर लिख भी सकते हैं, इसलिए ये सारा का सारा स्लाइड के रूप में आपको दिखाया। तो आई थिंक टोटली आपको समझ में आ गया। अब 2 पोर्शन इसके इंट्रोडक्शन में बचे हुए हैं जिनका नाम है ब्लड सप्लाई टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और एक नर्व सप्लाई टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज के अभी के लिए इतना ही। द टाइम हैज ओवर। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।